अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर की जो है कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है चैप्टर नंबर 12 का है। 12.29 प्रोग्राम जो है ये आज हम करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमने पहले भी जो है वो टेबल बनाना सीखा है। आपने जो है वो 28 वाले प्रोग्राम में भी टेबल बनाना सीखा है, 27 वाले प्रोग्राम में भी आपने टेबल बनाना सीखा। चैप्टर नंबर 12 के स्टार्टिंग में भी आपने कितने टेबल्स जो है वो बनाए। बहुत ही ईजी है। इसमें क्या काम करना है, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी चलते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या कहती है जी स्टेटमेंट? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन इंटीजर। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आपने इनपुट्स का वर्ड आ गया, इसका मतलब है हम स्कैनएफ यूज करने वाले और यूजर से वैल्यू लेने वाले हैं। ठीक है, यूजर से वैल्यू लेनी है और वो यूजर से वैल्यू किसके थ्रू ली जाती है? स्कैनएफ के थ्रू। ठीक है, उन्होंने ये भी बता दिया कि इंटीजर वैल्यू लेनी है, यानी हमारे पास एक वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का क्रिएट करना है। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रखना चाहते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। एंड डिस्प्ले इट्स टेबल, और उन्होंने कहा जो आप नंबर यूजर से लेना इंटीजर उसका आपने टेबल जो है वो प्रिंट करवाना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपने उसको उलट प्रिंट करवाना है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर होता है 1 2 3 4 सीक्वेंस में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उलट। आपने यानी पहले 10 प्रिंट करवाना है, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1 जो है इस तरह से आपने टेबल को ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब हो गया कि नीचे से ऊपर आपने इसको प्रिंट करवाना है। सिंपली ये काम है। ठीक है, हमने ये प्रोग्राम पहले भी किया हुआ है। अब देख लें यहाँ पर हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड किए हैं। वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इंट एन। एन जो है, मेरी बात सुनिए, जो हमने अभी 27 में भी हमने जो है वो प्रोग्राम किया था टेबल का। ठीक है, और 26 में भी हमने, 28 में भी हमने जो है वो यही प्रोग्राम किया है, टेबल से रिलेटेड ही किया है। सेम एज इट इज वही है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि लॉजिक में कहाँ कहाँ चेंजेस होने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें जी हमारा स्टार्ट हो गया। एन हमने जो है वो वेरिएबल लिया है, किसके लिए? वो जो यूजर एंटर करेगा वैल्यू। ठीक है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया एन। और सी आपको अभी तक पता चल गया होगा कि हमारे पास काउंटर होता है कि पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी 2 1 और 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 कहाँ से आया, फिर 3 कहाँ से आया, फिर 4। ये इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है सी। ठीक है, आप कहें कि हम वैसे ही भी 1 2 3 लिखते हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हर जो है वो बार बार इंक्रीमेंट होती रहेगी फॉर लूप में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, इतनी समझ आ गई। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है, आप इसको स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं। प्रिंट टैब के थ्रू आपने एक स्टेटमेंट दी, एंटर एंड इंटीजर। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है एंटर एंड इंटीजर। ठीक है, हमें पता है प्रिंट टैब स्कैनएफ कैसे काम करते हैं, इसकी स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाती है, सब कुछ ऑलरेडी पहले मैंने डिफाइन कर दिया हुआ है। स्कैनएफ में मैंने एक वैल्यू जो है वो यूजर से ली है। अब देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है नजर, एंटर एंड वैल्यू। उसने एंटर क्या किया, यूजर ने 5 एंटर किया। ठीक है, अब इसका हमने जो है वो टेबल लिखना है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले 10 आएगा, फिर 9, फिर 8, फिर 7 6 इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर देख लें, हमें पता है उनका फॉर लूप से आपने ये प्रोग्राम करना है। फॉर लूप लिखा और उसके बाद हमें पता है सबसे पहले कीवर्ड फॉर लिखा जाता है। उसके बाद आपकी ब्रैकेट स्टार्ट होती है, ब्रैकेट क्लोज होती है, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद उसके बाद हमने अपनी यहाँ पर कंडीशन लिखनी होती है। कंडीशन लिखनी है तो अब यहाँ पर देख लें वही वाला सारा काम है। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है। अगर याद हो तो हमने लास्ट में जब ये प्रोग्राम किया था टेबल वाला, तो हमने यहाँ पर c इज इक्वल टू 1 लिखा था। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए था 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 चाहिए था, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय क्या चाहिए था, 3 चाहिए था। इसलिए हमारी स्टार्टिंग वाली क्या थी, 1 थी वैल्यू। ठीक है, और एंडिंग वाली क्या थी, 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आता था। इसलिए हमने स्टार्टिंग में जो है वो यहाँ पे 1 रखा था। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल को प्रिंट करवाना है, यानी मतलब इस वाले टेबल को ना आपने उल्टा प्रिंट करवाना है। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पहले आए, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 उसके बाद में आए, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 बाद में आए। जैसे आपको ये स्क्रीन पर यहाँ पर देख लेंगे, स्क्रीन पर जो है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि पहले 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 है, उसके बाद क्या है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 9 है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसलिए अब यहाँ पर देख लें ये आउटपुट हमें चाहिए, तो सबसे पहले इनिशियली वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने 10 लिखा है। ठीक है, 10 लिखा है इसलिए क्योंकि ये स्टार्ट ही 10 से हो रहा है। उसके बाद देख लें अब यहाँ पर टेबल ने कहाँ तक चलना है, यहाँ पर देख लें, अगर आपको नजर आए तो टेबल ने 1 तक चलना है। हमें पता है, आपको आउटपुट तो नहीं नजर आती ना, हमें पता है कि टेबल जो है वो 10 तक ही होता है। तो इन्होंने कहा टेबल को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करें। जब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करती हूँ 10 ऊपर चला जाता है, 1 नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर मेरी इनिशियली वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और सेमी कॉलन लगाने के बाद सी की वैल्यू c इज इक्वल टू 10 और सेमी कॉलन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। सी में क्या पड़ा है जी, हमने 10 रखवा दिया है। उसके बाद c ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बोला है ना आपने एंड वाली वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर देख लें आपकी एंड वाली वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पर इसलिए 1 लिखा। अब यहाँ पर देख लें हमेशा हम जो है हमेशा मतलब जब भी काम करते आए हैं, तो मैंने यहाँ पर लेस देन का जब भी टेबल हमने लिखा है तो मैंने हमेशा यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू लिखा है। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू इसलिए लिखा है
क्योंकि मेरी वैल्यू 1 से 10 तक जाती थी, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो वो हमेशा लेस देन होते थे। लेकिन इस दफ़ा मेरी वैल्यू उलट चलने लगी है, क्योंकि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, इसलिए सबसे पहले मेरी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। इसलिए मैंने लिखा है कि जब तक मेरी वैल्यू 1 से बड़ी रहती है तब तक ये टेबल को क्या करते रहो, प्रिंट करवाते रहो, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अब सी में क्या पड़ा हुआ, 10 पड़ा हुआ, 10 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो चलेगा लूप, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे लेस देन लिख देती तो कंडीशन क्या यहाँ पे फॉल्स हो जानी थी और मेरा यहीं पे काम जो है लूप का खत्म हो जाना था, और मैं यहाँ पर मुझे कुछ भी जो है वो शो नहीं होना था, कोई भी आपको आउटपुट जो है वो शो नहीं होनी थी। अब यहाँ पर देख लें जी क्या हुआ, सी जो है सी में पड़ा हुआ 10, 10 लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुई, नीचे आया उसने। उसके बाद देख लें यहाँ पर भी आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखते हैं। हमेशा हमने यहाँ पर जो है वो सी प्लस प्लस, आपने देखा होगा जब भी टेबल लिखते हैं तो हम सी प्लस प्लस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस दफा हमने सी माइनस माइनस लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें 10 के बाद कौन सी वैल्यू चाहिए, 9, 9 के बाद कौन सी वैल्यू चाहिए, 8, 8 के बाद 7 चाहिए। तो ये किस तरह से आएगी, जब मैं 10 में से क्या करूंगी, -1 करूंगी तो मेरे पास 9 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर सी माइनस माइनस किया है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस कर देती तो मेरी वैल्यू जो है वो 10 से 11 हो जानी थी, फिर 12, फिर 13, फिर 14, इस तरह से जो है वो काम होना था और मेरा टेबल ठीक से आना ही नहीं था। इसलिए मैंने 9 लाना है तो मुझे यहाँ पर माइनस माइनस लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लें, जैसे ही मैंने यहाँ माइनस माइनस लिखा, अब मेरी कंडीशन कैसे होती है, यहाँ से उसने क्या किया, सी में 10 को रख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आया, यहाँ पर कंडीशन उसने पढ़ी सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन हुई ट्रू। वो प्रिंट एफ में आया, प्रिंट एफ में आने के बाद उसने वही वाला काम किया, परसेंटेज डी, ठीक है। ये परसेंटेज डी स्टार एक परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन। ये मैंने लेक्चर नंबर 28 जो अभी मैंने अभी इससे पीछे वाला प्रोग्राम है ना, लास्ट वाला, उसमें ये सारी चीज बताई हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं, आप उससे पहले भी प्रोग्राम्स देख सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज डी जो है वो इस एन के लिए है, फिर स्टैटिक प्रिंट होगा, फिर परसेंटेज डी सी के लिए है, और फिर इज इक्वल टू इसी तरह प्रिंट हो जाएगा। और ये परसेंटेज डी जो है वो किसके लिए है, एन स्टैटिक सी के लिए, ठीक है। एन में क्या पड़ा हुआ है, एन में उसने 5 एंटर करवाया हुआ, ठीक है। एन में उसने जो वैल्यू एंटर करवाई है वो 5 के 5 का मुझे टेबल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें इसने क्या किया, उसने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको सही से दिखाती हूँ उसने क्या किया है। यहाँ पर देख लें, कंडीशन जो है वो ट्रू हुई, 10 जो है वो ग्रेटर है 1 से नीचे आया, उसने क्या किया, n को और c को मल्टीप्लाई किया, n और c को। n में क्या है 5 और c में क्या पड़ा हुआ, 10 पहले पड़ा हुआ था, 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आंसर आ गया 50। इसी तरह ये ऊपर गया, जब हमारा लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ यानी डिक्रीमेंट हो रहा है, c माइनस माइनस c में अब क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा तो वैल्यू 9 आ जाएगी, 9 फिर ये कंडीशन के पास जाएगा। जैसे ही कंडीशन के पास गया, 9 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, कंडीशन हुई ट्रू, बड़ा है 9 जो है वो बड़ा है, नीचे आया उसने, फिर उन दोनों वैल्यूज को, n में क्या पड़ा हुआ 9 और c में, n में 5 है और c में 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसने आंसर दे दिया। इसी तरह फिर से 9 के बाद क्या होगा, 8 होगा, फिर 7 होगी, फिर वैल्यू 6 होगी। इसी तरह से ये जो है लूप चलता रहेगा और ये आपको स्क्रीन पर शो होता रहेगा। अगर आपने ये पहले वाली मेरी वीडियो सारी देखी हुई ना, तो बच्चों ये वाला प्रोग्राम आपको मेरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बुक खोल के आप खुद से देख सकते हैं, खुद से रीड आउट कर सकते हैं। बाकी के जितने प्रोग्राम्स हैं ना, अगर तो आपने सही से लेक्चर्स मेरे लिए हैं तो बाकी के सारे प्रोग्राम्स आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि वही वाली दोबारा से बार बार वही स्टेटमेंट्स आ रही हैं और आप अच्छे से उनको कर सकते हैं। ये था जी आज एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो टेबल प्रिंट करवाया है। अगर कहीं पर भी आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और बाकी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।